को कहा PhD फिर लास्ट पर वो भी आपस में इख्तलाफ। मैंने उसकी फ़ाइल भी पढ़ी है। पाकिस्तान का पैसा लेना कोई आसान काम, उसने पाकिस्तान से पैसा लिया तो ये बड़ा जुर्म बनता है। इसके वो झंडे तकरीबन सैकड़ों में लगे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का आखिरी फेज़ जो है वो एक दिन के बाद होने जा रहा है। इसी हवाले से हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बशीर डार साहब, जो कि फॉर्मर MLA रह चुके हैं कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इस बार जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट हो गई है, यानी अब ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। 1 तारीख को जो है वोटिंग होने जा रही है नॉर्थ कश्मीर में। इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए बशीर साहब। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डीलिमिटेशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज काफ़ी रीशेप हो गई, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन के आती है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। त्रेहगाम एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे पहले आप कुपवारा से लड़ रहे थे, अब आप त्रेहगाम से लड़ रहे हैं। कितनी फ़र्क है इस कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूंसी? एक्चुअली मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी मेरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था ये एरिया जी। जो मैं कुपवारा से लड़ रहा था, तो दिस पार्ट वाज फॉलिंग इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये अलग हो गया तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये मेरा पहले से ही मैं इसका नुमाइंदा रहा हूँ, साल 1.5 साल 2 साल। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इसमें? नहीं, हमारा तो ये वोट बैंक है, इसी एरिया ने हमको पिछली बार भी जिताया था। दूसरे एरिया में भी आज इम्प्रूवमेंट हो गया, लेकिन वो मेरे साथ नहीं जी। अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, पिछली बार आपने जो यहाँ से असेंबली इलेक्शन जीता, महज 150 वोट्स की फ़र्क थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं थी। तो इस बार आप और पीपल्स कॉन्फ्रेंस खुद को कहाँ पाते हैं नॉर्थ कश्मीर में? नॉर्थ कश्मीर में हम नंबर 1 पर हैं इंशाल्लाह इस बार। लेकिन जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी ऑलरेडी हम नंबर 1, पार्लियामेंट में भी आए। इतना अचानक एक हादसा हो गया रशीद साहब का, तो अब उस वक्त भी हम नंबर 1 पर आए, आज भी नंबर 1 पर है इंशाअल्लाह रहमान। हर जगह ठीक है। आपने रशीद साहब का जिक्र किया, इंजीनियर रशीद साहब की एक वेव चली जो हमने नॉर्थ कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात में देखी। नंबर 1 पे वो आए, PC उस वक्त नंबर 3 पे आए, जो पार्लिमानी इंतखाबात थे, नंबर 3 पे PC रही। क्या आपको लगता है वो कहीं ना कहीं, या इंजीनियर रशीद फैक्टर जो है कहीं ना कहीं इस बार भी इम्पैक्ट करेगा इस इलेक्शन में? नहीं, कल वो यहाँ खुद थे, हालांकि उनको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत छोड़ा गया है हमारे वोट को तकसीम करने के लिए। वो कल भी यहाँ थे, आज हम हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है वो वेव जो उस वक्त थी वो आज है, आज उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अब वेट कर रहे हैं, उसके कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो लोगों के साथ वादे किए थे, जो कैंडिडेचर के बारे में, इलाके के बारे में, कश्मीर मसले के बारे में, वो तो अब खोखले साबित हो गए। अब कल भी उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इंजीनियर रशीद को कहते हैं कि उन्हें किसी मंशूर के तहत छोड़ा गया है, जबकि इंजीनियर रशीद कहते हैं कि मैं 5.5 साल तिहाड़ में बंद था और कोई लीडर नहीं है कश्मीर का जो 5.5 साल तिहाड़ में रहा? हमारे मुल्क में ये प्रेसिडेंस चली है, वो पहले लोगों को बंद रखते हैं, फिर उनको लीडर बनाते हैं ताकि कश्मीरियों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत वो भी अंदर बैठा है, और हमारे मुल्क का ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर आज तक यही उसूल रहा है। पहले उसको लीडर बनाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर एक्सपोज करते हैं लोगों में। दरअसल उनको कोई और चीज़ किल करना होता है, मुझे वो नहीं, कोई सेंटिमेंट किल करना होता है। इसी लिहाज से उन्होंने उसको रखा एक साजिश के तहत, हालांकि वो एक जुर्म में बंद है। तो इंटरिम बेल का कसा ही नहीं था। इंटरिम बेल भी इसीलिए दी जा रही है, सरकारी वकील को कहा कि आप साइलेंट रहो, डोंट ऑब्जेक्ट इट, तो वो उसमें गवर्नमेंट का हाथ है, उन्होंने छोड़ा। देयर मेन पर्पस इज़ टू डिवाइड द वोट्स, नथिंग एल्स। अब उनका वो फेल भी, इंशाल्लाह वो मिशन नाकाम हो गया। किसके वोट नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे? एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो प्रॉक्सी है। महबूबा मुफ्ती साहिबा कहते हैं कि जो जमात है, असल जमात तो जेल में बंद है, ये जो जमात के लीडर्स हैं जो जमात के नाम पे लड़ रहे हैं, ये जमात नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहती है कि इंजीनियर रशीद जो है उनकी जो जमात है वो हमारे वोट काटने के लिए। तो सही कौन है? नहीं, जो जमात इस्लामी के बारे में वो एक अपनी अलहदा एक पार्टी थी, अभी भी है, लेकिन अब बैंड है। लेकिन पिछला इलेक्शन तो महबूबा जी ने जमात इस्लामी के ही कंधों पर लड़ा और जीता। आज जमात इस्लामी अलग लड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग जेल हैं, सिर्फ जमाती ही नहीं जेल, हमारे लोग भी जेल हैं, बाकी मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग जेल हैं मामूली गुनाहों की पादाश में। कोई ख़ास जमाती ही नहीं है,
सब लोग जेल में हैं, जो भी लोग जेल में हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बाकी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा क्या आपने फरमाया सवाल? मैंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी ये कहती है, जैसे एनसी प्रॉक्सीज कहती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि असल जमात के लीडर्स जो हैं वो जेल में बंद हैं। साथ ही साथ पीसी ने पहली बार सजाद लोध साहब ने कहा कि मैं कभी किसी को एजेंट नहीं कहता हूँ, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि मैं इंजीनियर रशीद को एजेंट कह रहा हूँ। उसको हम हवा में बातें तो के नहीं मारते हैं दूसरी की। जब हमें प्रूफ मिला, सबूत मिल गया, पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें साबित हो गया कि वो एजेंट है, और हमें वैसे मुझे पहले ही सही मालूम था वो किसका स्पॉन्सर्ड बंदा था। उसको आर्मी ने खड़ा किया, चलाया, आगे चलाया, उसको इजाज़त दी। हुर्रियत तब चल रही थी, हुर्रियत को रिबट करने के लिए उसको रखा गया था। मैंने हालांकि असम्बली में मेरा कुलीग रहा है, वहाँ भी उसको रखा गया था कि आप हुर्रियत को रिबट करो। तब उनकी ज़रूरत थी, हुर्रियत ना रही, हुर्रियत का चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब उन्होंने दूसरी तरह से उसको यूज़ करना चाहा। इलेक्शन में बीजेपी ने भी उसको वोट डाले, जमातियों ने भी डर के मारे। हालांकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट तबके फिक्र के लोग हैं। जमात इस्लामिया ने भी उसको डाला, बीजेपी वालों ने भी उसी को डाला। प्रॉक्सी कैंडिडेट जो उठा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, रशीद साहब के कैंडिडेट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन उसमें ये देखना ज़रूरी है कि जो उसने वादे किए थे कि हम ऐसे कैंडिडेट्स उठाएंगे जो पढ़े लिखे हों, जो बेदाग हों, हम ख़ानदानी राज ख़त्म करेंगे। तो ख़ानदानी राज उसने घर से शुरू किया, उसके भाई के बगैर, उस मास्टर जी के बगैर कोई नहीं था उधर उस इलाके में। तो दूसरा उसने कहा था मैं ये भी एक बात करूँगा, जो VIP कल्चर है वो ख़त्म करूँगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने एक बंदे को 30 लाख के एवज़ मैंडेट दे दिया। वो डायरेक्टर था, रिटायर्ड डायरेक्टर, उसका बाप मिनिस्टर रहा है, उसका ख़ानदान, उनको हम ज़ैलदार कहते हैं, जो रूल था यहाँ पर पहले, उनका क्या बोलते हैं, राजा महाराजों का, उनका रोल वही था, और उसने दे दिया उनको मैंडेट। लिहाजा लोगों को पता चला कि ये क्या है, अब एक्सपोज हो गया है। तो हम ये नहीं कहेंगे तो ये प्रॉक्सी है, और क्या है, प्रॉक्सी नहीं ना, और क्या है। उस नाम पर, उस वेव के नाम पर ये कहते हैं करुण अर्जुन आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा, वेव फिर आएगी, लेकिन वेव आएगी उनको हिसाब मांगने के लिए कि आपने रायशुमारी के बारे में बोला था तो जवाब दे दो, आपने कश्मीर मसले के हल के लिए बोला था तो जवाब दे दो, आपने ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ बोला था तो जवाब दे दो, आपने VIP कल्चर को ख़त्म करने के लिए कहा था तो जवाब दे दो। ये सब नाटक है किसी के इशारे पर। अच्छा, इतना पैसा यार, मैंने एक झंडा बनाया 4000 रुपया लगता था। मैंने कहा मैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, अगर 10 में बनाऊंगा हो गए 40,000। इसके वो झंडे तकरीबन सैकड़ों में लगे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? कल इसका बेटा कह रहा था कि मेरा फीस ही नहीं है, मैं स्कूल जाऊंगा। ये फैमिली पता नहीं क्या क्या, यहाँ भी कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं, लेकिन ये कलाकार हैं, कलाकार लोग, फीस भी नहीं था उनके पास। अब कहाँ से ये झंडे आ रहे हैं इतने कास्ट के? ये सिर्फ RSS उसको सप्लाई कर रहा है पैसा। ये मिलते हैं होम मिनिस्टर से, इसका भाई मिला, ये सब मिलते हैं तो बदनामी हमारी, क्योंकि हमने कभी बोला था मोदी जी, महज़ब तरीके से बोला था मोदी बड़ा भाई, कभी बोला था। अभी वो गुनाह माफ़ नहीं हो रहे हैं, तो अब ये गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, लेकिन उनको लेसन्स है, 10 दिन रही, ये लेसन्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से 3 महीने पहले उमर अब्दुल्ला कहता था कि इसको सजाद साहब ने जेल किया, आज कहता है सजाद साहब ने इसको छुड़वाया। तो यार उसका असर है ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अगर रशीद का असर भी होगा, रशीद साहब का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम क्यों कोशिश करेंगे? उसको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत छोड़ दिया गया, और उमर साहब खुद BJP के रहे हैं, गोद में पले हैं, उसकी वही मेंटलिटी है, कल बाप की तरह उधर एक बात इधर एक बात। असल नस्ल है अपने बाप का, वही करता है जो उसके बाप झूठ बोलता था, ये भी वही झूठ बोलता है। कश्मीर के पॉलिटिशियंस एक दूसरे को इस वक्त क्यों BJP का एजेंट कह रहे हैं? क्या इनके पास और कोई बात नहीं है करने के लिए? नहीं, हमने किसी को एजेंट नहीं बोला, यानी हमने रशीद को बोला, BJP के हमने रशीद supporters हैं। इंजीनियर को बोला, इसलिए कि वो कोई और चीज़ सेल आउट करता है, वो कोई और चीज़, वो इमोशन सेल आउट करता है। इसलिए हमने कहा लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन बंदा है, क्योंकि आम लोगों को नहीं होता है पता।
वरना हम किसी को कोई एजेंट वेजेंट नहीं, हम आइडियोलॉजिकल बेसिस पर लड़ रहे हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पर लड़ रहे हैं इलेक्शन। हम लोगों को सामने, इधर इतने लोग हैं, हम लोगों को कह रहे हैं देखो पिछले 40 साल हुकूमत रही नेशनल को, देखो डेवलपमेंट, देखो हमारे 1.5 साल में क्या डेवलपमेंट होगी। हम उसी पर लड़ रहे हैं, हम कुछ उस चीज़ पर नहीं लड़ रहे हैं कि हम, लेकिन लोगों को ये भी बाखबर करना ज़रूर है कि ये अंदरूनी खुदमुख्तारी सेल आउट करते थे, कोई सेल्फ रूल सेल आउट करता था, रशीदी जिन्नर कश्मीर डिस्प्यूट सेल आउट करता था, वो ज़माना गया। उनके दौर में 370 भी गया। ज़रा एक बात आज कहो रशीदी जी ने बोली 370 के बारे में, जब से वो छूट गया जेल से, कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ बोलता है कि मैं जेल में। यार अगर छोटा लड़का, इतने लोग जेल में हैं, फिर जेल, अगर लोगों ने उसको वोट दिया इस लिए कि वो जेल में है, वो रोया, तो सबसे ज़्यादा हक शबीर शाह का है जेल से छूटने का, यासीन मलिक का हक है। अगर उस बुनियाद पर लोग जेल से छूट सकते हैं तो हम सब रोएंगे उनके लिए कि उनको छोड़ो जेल से। इतने, हमारा गुशी का गुलाम कादिर पिछले 32 साल से बंद है जेल में, हम उसके लिए रोएंगे। इंजीनियर रशीद साहब ये भी कहते हैं कि जो मेरे कोलीग्स हैं, जैसे आप भी उनके कोलीग रहे हैं, मैं रहा हूँ, बोला उन तमाम लोगों ने कभी मेरे लिए कोई बात ही नहीं की जेल में। जब वो जेल में बंद हम थे, सबों के लिए बात करते हैं, हम छोटों के लिए भी बात करते हैं, बड़ों के लिए भी, उन माओं के लिए भी बात करते हैं जिनका कोई है नहीं तो बच्चा जेल में है। हम सबों के लिए, उसमें अगर वो भी बेकसूर जेल में है, मैंने उसकी फाइल भी पढ़ी है। पाकिस्तान का पैसा लेना कोई आसान काम, उसने पाकिस्तान से पैसा लिया तो ये बड़ा जुर्म बनता है। हम क्या करें उसमें, हम क्यों रोएं? कोई जुर्म करे तो हम उस पर रोएं। हम उसी लिए पैदा हुए हैं कि कोई जुर्म करेगा, गुनाह करेगा तो हम उस पर रोएं। कौन क्यों रोएंगे? कुलीग है, लेकिन कुलीग को अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर चलना चाहिए। कुलीग कानून के दायरे से बाहर जाए, चरस बेचे, पाकिस्तान से पैसा ले, यहाँ ख़राबी करे हमारे मुल्क में, हमारे रियासत में, तो मुझे बताओ हम क्यों रोएं? हम अमन चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम उस लिए रोते हैं, हम सब के लिए रोते हैं जो बेकसूर अभी बंद हैं। तो हम उनके लिए असेंबली में बात करेंगे, उनको छोड़ दो। बशीर साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को पिछले कुछ वक्त से बी टीम भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको कई सारे लोगों ने बोली भी होगी, आपने सुनी भी होगी, इसके जवाब भी दिए होंगे, लेकिन अब सिनेरियो इतना चेंज हो गया है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी पे अटैक होना कम हो गया है, लेकिन इंजीनियर रशीद पे ज़्यादा होता है। लेकिन क्या वो बी टीम वाला फैक्टर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है? मेरे भाई बात सुनो, बी टीम, हम अपोजिशन वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें बोला, मुझे बताओ वो कौन से अवलिया हैं जिनका लोग मानेंगे? वो तो उनके गोद में पला, बीजेपी के गोद में पला, मिनिस्टर बना उसके इस दौर हुकूमत में उमर साहब, उनके दौर हुकूमत में मिनिस्टर था। अटल बिहारी वाजपेयी कहता है काश मेरे पास अक्सरियत होती तो मैं 370 ख़त्म करता। ये उसी दौर का, इसमें कहाँ बैड कोलेस्ट्रॉल तो गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, अच्छी बीजेपी तो ख़राब बीजेपी। वो हमें इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, लेकिन पिछले इलेक्शन ने इंशाल्लाह साबित कर दिया कि हम बीजेपी नहीं है, हम ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। वी आर फाइटिंग फॉर आवर काज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी पार्टी बड़ी होती जा रही है, कम नहीं होती जा रही है। अगर हम इस असेंबली इलेक्शन की बात करें, एक मुख्तलिफ इलेक्शन है, एक तो 10 साल के बाद हो रहा है, और उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर की असेंबली इतनी एम्पावर्ड नहीं है। जब आप पिछली बार MLA थे तो जम्मू कश्मीर की असेंबली मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली मानी जाती थी। इस बार UT की असेंबली है जहाँ ज़्यादा ताकतें भी नहीं रहेगी एक MLA के पास। तो इस असेंबली इलेक्शन में अगर आप MLA बन के जाते हैं, आपकी पार्टी जो है वो सीट्स जीतती है, तो आपका मंशूर क्या रहेगा? सबसे बड़े काम आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम जब जाएंगे असेंबली में, तो मेरे ख्याल में हमें एक बात करनी चाहिए, हमें जब तक अपना स्टेट का वापस ना मिले तब तक हमें असेंबली का बाइकआउट करना चाहिए। ये तो मशवरे के बाद ही होगा, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि मत जाओ असेंबली में जहां आप यूनियन टेरिटरी के MLA हो। चलो लड़ना तो मजबूरी है, लेकिन स्टेट का दर्जा जब तक मिले तब तक हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है असेंबली में जाना। विल फाइट, बिगिनिंग से हम शुरू करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हमारा स्टेटस स्टेट का वापस मिले। बाकी 370 के बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि वो हमारे हाथों से बाहर निकला है, लेकिन स्ट्रगल जारी रखेंगे। स्ट्रगल विल फाइट, पीसफुल स्ट्रगल 370 को वापस लाने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, और वो हमारे बच्चों तक जाएगी। अभी उनको 70 साल लेने में लगे, हमें 70 साल वापस लाने में लगेंगे तो क्या प्रॉब्लम है?
کیا روڈ میپ ہے 370 کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 370 کا سب سے بڑی بات ہے اگر ہندوستان میں کوئی ایسی ماڈریٹ حکومت آتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ نہیں اس اسٹیٹ کا کسی وجہ سے 370 دیا گیا تھا ریلیشنز مضبوط کرنے کے لیے گڈ سینس پہ کانگریس بھی نہیں کرتی ہے وہ بھی نام نہیں لیتی ان کے بغیر اگر کوئی سرکار آتی ہے تو مجھے لگتا ہے بی جے پی اور کانگریس کے بغیر کوئی سرکار اور دو ملکوں میں ایک سینس پریویل ہوتی ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے دو ملکوں میں سینس پریویل ہوگی اور اس سینس کے مطابق وہ ہمیں 370 یا اس سے علاوہ کچھ دیں گے تو ہم فخر سے کہیں گے بٹ وی ول اسٹرائیو فار اٹ۔ آخر میں بشیر صاحب اتنا پوچھنا چاہوں گا ایک وقت تھا جب آپ کی پارٹی بھی پی ایچ ڈی کے ساتھ تھی جو وہ پی ایچ ڈی بنا تھا، آج کے وقت میں کشمیر کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک جٹ ہونا ایک پلیٹ فارم پہ آنا، کیونکہ جو بات آپ کرتے ہیں وہی کہیں نہ کہیں این سی بھی کر رہا ہے، وہی کہیں نہ کہیں پی ڈی پی بھی کر رہی ہے، 370 کی بات ہو، اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو، پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہو، کشمیر کے حقوق کی بات ہو، جموں کشمیر کی ساتھ جو ہوا ہے 5 اگست کو اس کی بات ہو، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی لائن پہ بول رہی ہے، بے شک ان کی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، تو آج کے وقت میں ان تمام پارٹیز کا ایک ساتھ آنا کتنا ضروری ہے؟ انہوں نے یہ سودا بھی بیچا لیکن جب ہم نے اندر گھس کر دیکھا کہ وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کرسیوں کے پیچھے، وہ ڈی ڈی سی الیکشن میں ہم نے دیکھا انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں کوآپریٹ نہ کیا ڈی ڈی سی الیکشن سے۔ میں نے بار بار ان سے ریکویسٹ کی، آئی آن ریکارڈ میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آ جاؤ ہم اکٹھے چلیں گے اپنے مشن لے کر، نیشنل کانفرنس والوں نے ہمیں کوآپریٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہم بعد میں نکلے، ہم نے کہا آپ نے کوآپریٹ نہیں کیا، آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے پراکسی کینڈیڈیٹس اٹھائے ہمارے خلاف، ہم نکلے تو اب مضبوطی سے بیٹھے تھے دو پارٹیاں پی ڈی پی اور این سی، پتہ نہیں وہ کیسے بکھر گئے وہ بھی مجھے معلوم، بڑی پارٹیاں وہ تھیں ان کو اکٹھے ہونا ضروری تھا، وہ بھی اکٹھے نہیں ہو گئی۔ ہمیں کہا ہماری چھوٹی پارٹی تھی، ہمارا کیا دوش ہے، ہم نے کہا یہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، بہتر ہے اپنے آپ کو بچانا، لیکن ان لوگوں کا کیا ہے جو بعد میں بکھر گئے، لوگوں کو کہا پی ایچ ڈی لاسٹ پر وہ بھی آپس میں اختلاف، کل سیٹوں پر بھی اختلاف، کوئی کمپرومائز نہیں ہوا۔ تو آنے والے وقت میں ضرورت ہے کیا یکجہتی کی؟ اسمبلی الیکشن کے بعد انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت اس کا وہ موقع ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم آنے دو، اسمبلی کے بعد دیکھا جائے گا۔ ویل فائٹ دی جو سیکولرزم کے خلاف فورسز ہیں ان کے خلاف فائٹ کرنا پڑے گا ضروری۔ چلیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے۔ یہ تھے بشیر صاحب جنہوں نے ہم سے بات کی، ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام خبروں کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔